98.3 Mirchi पे this is me Mohini and it's a good morning. Stay tuned, it's hot. जो ये रेडियो पे बोलते हैं ना, ऐसे ही ये नॉर्मल बात भी ऐसे ही म्यूजिकल वे में ही करते हैं, क्योंकि See ना हर एक आरजे की ये नाइटमेयर होती है. Archaeology is more about discovering a past that nobody even can imagine existed. शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी के पास बुद्ध के अवशेष हैं. वेरीफाइड भगवान बुद्ध के अवशेष हैं. वेरीफाइड दलाई लामा खुद आए थे. Nobody knows about this. आर्ट एक लग्जरी है जो शायद यूरोप में एक वे ऑफ लाइफ है. लोग वहाँ, जैसे हम पार्क में जाते हैं ना, लोग वहाँ पे म्यूजियम्स जाते हैं. मेरे बॉस ने मेरा जब इंटरव्यू लिया था तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके नेक्स्ट 3 साल के प्लान क्या हैं. मैंने बोला अगर 3 साल के प्लान होते तो मैं यहाँ पे बैठी होती. फिर आप बॉन्ड साइन करोगे. मैंने बोला मेरी माँ की नहीं सुनती, मैं किसी और की क्या सुनोगे. आप है ना स्क्रीन पे जब भी कोई भी चीज़ देखते हैं ना तो आपको फीड कर दिया जाता है कि एक घर है जो ब्लैक है, जो वाइट है, जो ब्लू है, उसकी खिड़की ऐसी है. वो सब आपको दिख जाता है स्क्रीन पे. आपके दिमाग के पास कुछ करने को रहता नहीं है. Whereas radio is the theater of mind. I'm not showing it to you. You're using your mind, you're smiling, you're imagining. एक जो है जो मेरे दिल के करीब है वो है बच्चन साहब. अमिताभ बच्चन. तो उनसे बात करने का, उनके लिए शो होस्ट करने का एक्सपीरियंस क्या था? बच्चन साहब 35 years बाद बड़ौदा आए थे. 35 years पहले जब वो आए थे तभी उनका एक थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा कहीं ना कहीं. आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट द होल शो. बच्चन साहब स्टेज पे आए, बोले जी कविता ऐसे नहीं बोली जाती, मैं सुनाता हूँ कैसे बोली जाती. आरजे मोहिनी इन द हाउस. मोहिनी जी, थैंक यू हमारे इस शो पर आने के लिए और हमें हाँ करने के लिए. नहीं, आई थिंक इट्स अ प्लेजर. जो आप कर रहे हो वो बहुत ही बढ़िया सी चीज़ है. गेटिंग अ कम्युनिटी टुगेदर, दैट्स समथिंग अमेजिंग. सो या थैंक यू. और मैं पहले ही एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि मैंने काफ़ी सारे आर्मी ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, एक्टर्स, सबके साथ मैंने पॉडकास्ट किए हैं. पर आज मुझे कहीं ना कहीं डर लग रहा है. क्यों? क्योंकि ओजी मेरे सामने बैठे हैं. जो ओजी है होस्टिंग के, वो मेरे सामने बैठे हैं. तो मुझे पता है कि मेरी गलतियाँ वो यूँ पकड़ने वाला है. ठीक है. और मेरा ये करीबन 20वां एपिसोड है. और आपने काफ़ी सारे हज़ारों किए होंगे, शोज़ किए हैं, काफ़ी सारी चीज़ें की. सो मुझे इसलिए मुझे ज़्यादा, क्योंकि सामने जब बैठते हैं ना तो उन्हें पता नहीं होता है कि मैं क्या गलती कर बैठता हूँ. पर आप वो पहले ही पकड़ लोगे कि यहाँ ये गलती कर गया ना, तो थोड़ा मुझे लग रहा है डर, क्योंकि आप बैठे हो सामने. पर कैसी चल रही है आपकी लाइफ? नहीं, इट्स ब्रिलियंट एंड यू शुड नॉट बी अफ्रेड एट ऑल. क्योंकि अल्टीमेटली क्या होता है ना कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे सब पता चल जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है. आई नेवर नो कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है. राइट. आप क्या सवाल पूछने वाले हो, कौन सा मिस कर दिया, कौन सा स्किप कर दिया, वो तो मुझे कुछ नहीं पता होगा. प्लस इट्स ऑलवेज, मुझे भी इस बार ऐसा लग रहा है कि अरे अभी तो जवाब देना पड़ेगा. हाँ, क्योंकि पहली बार आप जवाब देने के लिए बैठे हो ना. सो नॉट द फर्स्ट टाइम, ऑफ कोर्स नॉट द फर्स्ट टाइम, बट एट द सेम टाइम बहुत ये मौके इतने सारे नहीं आते हैं जहाँ पे जवाब देने होते हैं. तो कुछ पॉडकास्ट किए हुए हैं अर्लियर ऑल्सो, बट या इट्स ऑलवेज फन टू बी ऑन द अदर साइड. अभी आपकी लाइफ में आप क्या एंजॉय कर रहे हो? मैं मेरी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ. इसमें कोई एक पर्टिकुलर चीज़ नहीं होती है. आई फील जीवन में हर चीज़ को एंजॉय किया जा सकता है. मेरे घर में रिनोवेशन चल रहा है फिलहाल, तो वो एंजॉय कर श्रवण भाई के साथ. श्रवण भाई इज गोइंग टू गेट फेमस मैन. क्योंकि वो उनके शेड्यूल के हिसाब से आपको अपना शेड्यूल. एब्सोल्युटली. मेरे प्रोग्रामिंग हेड भी पूछते हैं कि तुम्हारे घर पे तुम्हारा वो कारपेंटर कब आ रहा है, उस हिसाब से मीटिंग सेट करते हैं. हाँ, राइट. सो मैं ना आज आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा. हाँ. क्योंकि काफ़ी टाइम से, काफ़ी सालों से, बीच में मैं इंडिया से बाहर था 3-4 साल के लिए. तब नहीं, पर जब अभी भी मैं अगर स्टूडियो आता हूँ या फिर कहीं पर भी जाता हूँ तो मैंने मॉर्निंग विथ मोहिनी बहुत सुना है. लाइक आपके जो मॉर्निंग शोज होते हैं और जो आप सारी बातें करते हैं ना, तो बहुत. तो एक बार मैं वो बस लाइव देखना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी दिल की तमन्ना आज पूरी हो जाएगी कि जो मैं सिर्फ सुन रहा था वो आज मैं देख भी लूंगा अपनी लाइफ में. सी ना, हर एक आरजे की ये नाइटमेयर होती है. स्टूडियो में बैठकर हाय दिस इज मोहिनी कहना अलग बात हो जाता है. जब ऑडियंसेस सामने होते हैं ना, मुझे ज्यादातर यही मिलता है, यही एक रिक्वेस्ट मिलती है कि प्लीज
लाइव बोल के दिखाइए. So it's like this, पता है वो बच्चा होता है घर में. Now I know that बच्चा what he feels like. बेटा पोयम बोली ने समझा. So that's my situation right now. But yes, as you requested. So 98.3 Mirchi pe, this is me Mohini and it's a good morning. Stay tuned, it's hot. जब हमने लास्ट ईयर आई थिंक जब मैंने आपके साथ कार्निवल के रिलेटेड अपने एक इवेंट के रिलेटेड बात की थी ना, तब भी मैंने मेरे पेरेंट्स को और मेरी बहन आपको बहुत सुन दी है. अच्छा. तो आज उसको काम था और बहुत अर्जेंट था, तभी वो आज नहीं आई है, वरना वो चाहती थी आज आना, पर वो छोड़ नहीं सकती थी अपना काम आज. सो जब हमारी बात हुई थी तो आप मुझे वॉइस नोट्स भेजते थे क्योंकि आप टाइप नहीं करते, जो मुझे पता चला कि आपको टाइप करना पसंद नहीं है. हाँ बिल्कुल. आप सीधा वॉइस नोट भेज देते हो कि ये सिचुएशन है, ये चल रहा है. सो मैंने ना अपने पेरेंट्स को दिखाया, अपनी बहन को भी सुनाया कि देखो जो ये रेडियो पे बोलते हैं ना, ऐसे ही ये नॉर्मल बात भी ऐसे म्यूजिकल वे में ही करते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल बात भी इतनी मतलब सुनने में अच्छी लगती है ना. सो आई विश मेरे मम्मी, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन भी यही बोलते थे. क्योंकि नहीं सच में है कि देखो आरजे मोहिनी का मैसेज है, सुनो आप लोग ये कि ऐसा सिचुएशन चल रहा है. तो वो लोग भी बोले कि सच में ये चीज़ उन्हें वही फील हुई कि ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद ये चीज़ आती है कि अगर हम नॉर्मल भी बात करो तो सामने वालों को कुछ भी बोलो सुनने में. इट्स नॉट जस्ट अ करियर, इट्स अ लाइफस्टाइल. तो आपके लाइफस्टाइल पे आते हैं कि आपका चाइल्डहुड कैसा था? क्या बचपन से ही आप इतने कॉन्फिडेंट थे जो सामने वाला डर जाए, या फिर वो ओवर द पीरियड वो चीज़ आपके अंदर आई? So I was never confident. Childhood I was very happy child, happy go lucky child. मुझे कभी मेरे माँ बाप ने नहीं बोला है कि इतने परसेंटेज चाहिए, ये ही करना है स्कूल में. ऐसे बहुत प्यार से छोड़ दिया था मुझे कि आप जो भी करना है करो. आई स्टार्टेड इन स्कूल जहाँ पे मेरे पापा भी पढ़े हुए हैं, जहाँ पे उनके लिए भी जगह थी, मेरे लिए भी जगह थी. एक सिस्टर्स थे वहाँ पे, फातिमा कॉन्वेंट स्कूल भावनगर. सो मैं भावनगर से हूँ बेसिकली. आई एम काठियावाड़ी. सो प्योर काठियावाड़ी, प्योर काठियावाड़ी, प्योर वेजिटेरियन होना वैसे प्योर काठियावाड़ी. हर मील के साथ आपको छाछ चाहिए. So that is a myth, you know, काठियावाड़ियों को छाछ ऐसे नहीं होता है. हम लोग बस काठियावाड़ी जब बोलते हैं ना तो वो काठियावाड़ी लहका जो होता है वो आ जाता है. बट अदरवाइज वी वेरी यू नो काठियावाड़ के लोग होते हैं बड़े वार्म होते हैं, बड़े प्यार करने वाले लोग होते हैं. तो मैं अभी भी वैसी हूँ. एंड माई चाइल्डहुड लकीली मुझे जो स्कूल में रखा गया था वहाँ पे कोई ऐसा कंपल्शंस नहीं थे. तो मैं इनिशियली टिल 5th स्टैंडर्ड तक, 4th-5th स्टैंडर्ड तक आई वॉज वेरी स्केयर्ड ऑफ गोइंग ऑन स्टेज. फिर मैं दूसरी एक स्कूल में गई, सह्याद्री स्कूल, जय कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल है. वहाँ पे मैंने बहुत सारा यू नो वहाँ पे मेरे ड्रामेटिक्स के टीचर भी बहुत अच्छे थे. तो धीरे धीरे व्हेन यू ग्रो, एज यू ग्रो अप यू सी अ लॉट ऑफ चेंज इन योर सेल्फ ऑल्सो. तो वहाँ से मैंने थिएटर शुरू तो किया, पर फिर वापस 6th-7th स्टैंडर्ड में मैं शिफ्ट हो गई फातिमा कॉन्वेंट. एंड समहाउ और द अदर वहाँ पे जो टीचर थी सिस्टर इजाबेल, बहुत अच्छी थी ड्रामेटिक्स की. शी वॉज बेटर देन एनी अदर टीचर आई हैव एवर सीन. पर समहाउ मुझे स्टेज से पता नहीं क्यों डर लगता था. तो वो डर उन्होंने निकाला, बहुत आसानी से निकाल दिया. एंड आई रिमेंबर मैंने पहली स्पीच दी थी तो बुक जो होती है ना ऐसे माइक के सामने रखी थी सादे, ताकि मेरा मुंह किसी को दिखाई ना दे असेंबली में. एंड आई वॉज वेरी नर्वस. तो सब मेरे पे बहुत हंसे थे मेरे क्लास में. एवरीबडी रिडिक्यूल्ड मी टू नो एक्सटेंट. एंड आफ्टर दैट आई डिड नॉट वांट टू गो ऑन स्टेज एट ऑल. नेक्स्ट डे सिस्टर इजाबेल ने बोला कि आप फिर से असेंबली में जाओगे, आप फिर से वही ऐसे पढ़ोगे, एंड दिस टाइम आई वॉन्ट यू टू डू इट बेटर. शी मेड मी प्रैक्टिस इट. एंड द नेक्स्ट डे इटसेल्फ वो घोड़े से गिरते हैं ना तो घोड़े पे वापस तुरंत बिठा देते हैं, अदरवाइज वो डर जिंदगी भर नहीं जाता है. तो वही उन्होंने किया. तब मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ था, तब मैं बड़ा रोई थी. पर फिर जब दूसरी बार मैंने पढ़ा तो वो स्टेज फियर थोड़ी सी निकल गई मेरे में से, और धीरे धीरे वो स्टेज फियर निकल गया. तो कभी ये प्लान नहीं था कि आरजे बनेंगे, कॉन्फिडेंट बनेंगे. लाइफ टीचर्स यू व्हेन इट डज, यू नो. मैं ना जाकिर खान को बहुत मानता हूँ. तो उन्होंने एक बात कही थी कि आपकी ज़िंदगी में आपके ज़िल्लत का एक कोटा होता है, वो जितना जल्दी आप कंप्लीट कर दो ना उतना जल्दी आप आगे बढ़ने की लाइन में लग जाते हो, उस प्रोसेस में आप निकल जाते हो. ये चीज़ बहुत होती है कि जितना लोग हंसते हैं आप पे इनिशियली वो चीज़ें आती है हमारे ऊपर, पर कहीं ना कहीं वो हमें आगे बढ़ाने में
बहुत हेल्प। अभी भी हंसते हैं हाँ। एंड आई हैव नो इश्यूज। ट्रू। कोई हंसे हमारी वजह से, एटलीस्ट कोई रो तो नहीं रहा है, है ना? तो मैं यही, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप अभी अवॉइड कर रहे हो कि प्लीज़ ये साइड पे रहे? मैं ना अननेसेसरी काम अवॉइड कर रही हूँ कम्प्लीटली एट दिस स्टेज इन लाइफ। आई डोंट वांट, मेरी प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर है। तो मुझे है ना वो जो पहले मैं हर जगह यू हैव टू बी सीन, यू हैव टू बी हर्ड, यू हैव टू बी देयर, अभी वो मैंने छोड़ दिया है कि ठीक है, हर जगह होना ज़रूरी नहीं, जहाँ हो वहाँ पे इतने परफेक्टली हो कि फिर इधर उधर का कोई मतलब नहीं। सो आई एम जस्ट अवॉइडिंग एवरीथिंग दैट इज़ नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी फॉर मी, फॉर यू, फॉर मी। सही। सोसाइटी का डेफिनेशन नहीं। बाकी तो सब बोलते हैं आरजे हो, सब जगह होना चाहिए तुमको। मैंने बोला भाई हो गया। आपके पेरेंट्स का क्या रोल है आपकी जर्नी में? Ooh, the biggest role, the biggest role. My mother is my inspiration somewhere. She met with an accident in 95. उसके बाद उनकी limited mobility है, पर मेरी लाइफ में जो भी अच्छी चीज़ें हुई है वो सब उनके ज़रिए हुई है। तो मैं कृष्णमूर्ति फाउंडेशन स्कूल में गई, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। मैं बहुत ट्रैवल किया हुआ है मैंने। मैं बचपन में सो मैं पेरिस फ्रांस रही हूँ 1-1.5 साल के लिए, ऑलमोस्ट 2 साल के लिए। तो मेरा एजुकेशन वहाँ पे नहीं हो रहा था, पर लाइफ एजुकेशन बहुत सारा सही हो गया। इट वॉज विथ हर। देन मैं पुणे में उनके साथ रही थी वंस अगैन फॉर ऑलमोस्ट ओवर अ ईयर और सो। तो मैंने बचपन में बहुत सारी जगह देख ली। तो क्या हुआ कि एक ग्रोथ खुद ब खुद एक दुनिया खुल जाती है, एक आपका दिमाग एक अलग तरीके से सोचने लगता है। फिर अगर बात करें मेरे लाइफ में पब्लिक स्पीकिंग, एलोक्यूशन, ये सारी चीज़ों की, तो माय मदर यूज्ड टू ट्रेन मी फॉर देम। तो वो मेरे लिए स्पीचेस लिखेंगी, वो हमेशा मुझे बोलेंगी कि संस्कृत से ही शुरुआत करो अपनी स्पीचेस की, गुजराती में करो तो शुद्ध गुजराती, इंग्लिश में करो तो शुद्ध इंग्लिश। कोई भी भाषा बोलने की कोशिश कर रहे हो तो जितना हो सके उतना करेक्टली बोलो। फिर भी आई येट टू रीच दैट पॉइंट, बट स्टिल शी ट्रेन्ड मी लाइक दैट। देन व्हेन वी शिफ्टेड टू बड़ौदा, मैं आर्ट्स फैकल्टी में आर्कियोलॉजी कर रही थी। तो तभी रेडियो मिर्ची का न्यूज़पेपर में ऐड आया था। तो मेरा रूम हमेशा गंदा रहता था। गंदा मतलब अनहद, यू कैन नॉट इमेजिन। सो कपड़े यहाँ तक, नीज तक, so you have to wade through clothes and go like that. Me and my sister. Creative people are messy is what I say. That is not true, but I use it as a shield. So my mother was like कि या तो आप ये रूम साफ करोगे या तो ये न्यूज़पेपर में ऐड आई है ना, वहाँ पे इंटरव्यू देने जाओ। मैंने बोला कौन सी ऐड आई है? आई रियली डोंट नो, आई एम नॉट क्लीनिंग माई रूम। एज अ 18-19 year old, I did not want to sit on a Sunday to clean my room. ये बहुत ही रीजनेबल बात है यार। सो मैंने वो एड उठाई, आई डिड नॉट नो इट वाज रेडियो मिर्ची, आई जस्ट वेंट टू गिव द इंटरव्यू। फिर मैं गुंजन टावर्स बड़ौदा में है, तो वहाँ पे इंटरव्यू हो रखा था। कितने सारे लोग थे वहाँ पे, एंड सम रियली गुड लुकिंग पीपल विथ वेरी वेरी स्मार्ट ऐसे स्किल्स। कुछ तो ऑल इंडिया रेडियो के अनाउंसर्स भी वहाँ पे थे, यंग वंस ऑल्सो। एंड आई एम लाइक वाह, इसमें तो अपना चांस नहीं लगने वाला है, मस्ती करके निकल लो। सो दैट्स व्हाट आई डिड। मेरे बॉस ने मेरा जब इंटरव्यू लिया था, ही इज़ एन अमेजिंगली क्रिएटिव गाय राइट नाउ ऑल्सो, ही इज़ इनटू अ क्रिएटिव फील्ड। तो उन्होंने मुझे पूछा था कि आपके नेक्स्ट 3 साल के प्लान क्या हैं। मैंने बोला अगर 3 साल के प्लान होते तो मैं यहाँ पे बैठी होती। फिर आप बॉन्ड साइन करोगे। मैंने बोला मेरी माँ की नहीं सुनती, मैं किसी और की क्या सुनोगे। सो आई हैड अ बॉल, आई हैड अ गुड टाइम गिविंग दैट इंटरव्यू, एंड आई थिंक दे हैड फन टू। सो वहाँ से शुरुआत हुई थी मेरी जर्नी की, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम अ रेडियो जॉकी। तो वो कभी प्लान में नहीं था कि कॉन्फिडेंट होएंगे स्टेज पे, दैट वाज नेवर अ पार्ट ऑफ द प्लान। आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्लान। सो वो आप पढ़ रहे, आई थिंक 3rd ईयर में आपकी जॉब लगी थी? Yes, 3rd year. 3rd ईयर में आपकी Yeah, जॉब it was when I was 19, second year के end में। सो फिर वो शिफ्ट में कोई शिफ्ट नहीं प्रॉब्लम किया नहीं था मैंने, आपको? ना शिफ्ट नहीं शिफ्ट किया नहीं मैंने। किया, साथ में कंटिन्यू? मैंने साथ में कंटिन्यू किया है। सो आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री, वेरी फ्यू पीपल नो, MS यूनिवर्सिटी का आर्कियोलॉजी एंशिएंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट इज वन ऑफ द बेस्ट इन एशिया। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंडिया, इट यूज्ड टू बी। और वहाँ के प्रोफेसर्स जो है सारे के सारे अमेजिंग इन माई टाइम।
एंड आई थिंक आई वॉज वेरी वेरी लकी देयर. तो मैंने उनसे बात की. मैंने थर्ड ईयर में आई वॉज अ गोल्ड मेडलिस्ट. आई टॉप्ड माई क्लास बिकॉज आई लव आर्कियोलॉजी. आई लव दैट सब्जेक्ट एंड आई स्टिल लव इट समवेयर. मैं आई थिंक कि धीरे धीरे मैं वापस उसी तरफ जाऊंगी किसी दिन, दोनों को कंबाइन करके ऑफकोर्स. सो आई आस्क्ड माई प्रोफेसर्स कि मुझे MA करना है. आई डोंट वांट टू जस्ट एंड विथ माई ग्रेजुएशन, आई वांट टू डू अ पोस्ट ग्रेड्स. तो उन लोगों में भी दो भाग थे कि एक भाग प्रोफेसर्स का ऐसा बोल रहा था कि नो वी कैन नॉट अलाउ अ स्टूडेंट टू डू अ जॉब एंड डू एन MA. अगर ये हम करेंगे तो बाकी के स्टूडेंट्स भी यही सोचेंगे कि क्लास अटेंड किए बिना हम कर सकते हैं, अटेंडेंस तो चाहिए. तो somehow or the other they convinced each other. बीच का रास्ता ढूंढ लिया जहाँ पे मैं मैक्सिमम एटलीस्ट दिन में 2 क्लास अटेंड करूँ. सुबह से नहीं तो ठीक है, पर एटलीस्ट कुछ क्लासेस पर एवरी डे अटेंडेंस वॉज अ कंपल्सरी थिंग फॉर मी कि एटलीस्ट मैं आके करके जाऊँ. और फर्स्ट एग्जामिनेशन के बाद देखा जाएगा कि हाउ आई एम फेयरिंग, हाउ आई एम डूइंग. आई स्टिल टॉप्ड माई फर्स्ट MA1. MA2 में भी काफ़ी अच्छा मेरा स्कोर आया था. एंड आई स्टिल लव आर्कियोलॉजी. सो दोनों साथ में किया हुआ है. मैंने मिर्ची से 2 महीने की छुट्टी ली थी टू गिव माई एग्जामिनेशन. मेरे मिर्ची के बॉसेस ने तो तभी बोला था फेल हो जाए कोई बात नहीं है, हमने कहा तुझे तेरे आर्कियोलॉजी की डिग्री देख कर आया गया. सो आई हैड वेरी वेरी फन बॉसेस हु यूज्ड टू सपोर्ट एंड हु यूज्ड टू मेक श्योर दैट आई वाज द बेस्ट एट व्हाट आई कुड डू. क्या पसंद है आपको आर्कियोलॉजी में? पूरा सब्जेक्ट आर्कियोलॉजी पसंद है मुझे. द फीलिंग ऑफ इट्स नॉट लाइक अ वेरी ग्लैमरस सब्जेक्ट कि आपको इजिप्ट का जो दिखाया होता है ना, सोने के कंगन मिला है, सोने का पूरा तुतनखामुन का टॉम मिला, ऐसा नहीं होता है. आर्कियोलॉजी इज मोर अबाउट डिस्कवरिंग अ पास्ट दैट नोबडी इवन कैन इमेजिन एग्जिस्टेड. अगर आपको मैं पूछूं कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप फैमिली बैकग्राउंड बता दोगे आप, पर उसके बाद क्या, आप कहाँ से आए हो, वेयर डिड यू कम फ्रॉम, शुरुआत कहाँ से थी? शुरुआत कहाँ से हुई, दैट कीप्स द मैनकाइंड एंकर्ड समवेयर. वो आपको एक ऐसी डेप्थ दे देता है ना जो आपको कोई नहीं दे पाता है. आर्कियोलॉजी की ये बात मुझे बहुत पसंद है दैट इट इज़ द राइट स्टडी ऑफ द पास्ट. वरना लोग पास्ट बैगेज लेकर घूमते हैं. हाँ. यहाँ पे कोई बैगेज नहीं है. यहाँ पर सीखने को मिलेगा. यहाँ पे there's a lot of knowledge, there's a lot of wisdom, there's a lot of strength in it, I feel. And at the same time ये एक जैसे इंजीनियरिंग है, जैसे माइक्रोबायोलॉजी है, जैसे साइकोलॉजी, वैसे आर्कियोलॉजी है. इट्स अ प्रॉपर करियर. सो लास्ट ईयर मैं कच्छ गया था और वहाँ पर मैंने हड़प्पन संस्कृति सिविलाइजेशन का आर्कियोलॉजी वाली साइट देखी थी. उससे पहले मुझे सच में पता नहीं था, और जब आपको चीज़ें पता नहीं होती है तो उसमें आपको इंटरेस्ट भी नहीं आता है. सो द फर्स्ट टाइम व्हेन आई सॉ द साइट जहाँ पर उन्होंने डिस्कवर किया था, सो हमने वहाँ पर एक वाटर को कैसे प्रोसेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए, और अलग अलग फिल्टरेशन प्रोसेस थे, कैसे उस टाइम पे गेहूँ और उसको संभाल के रखते हैं, स्टोर किया जाता है ना, उसके ऊपर अलग अलग ग्रास और उसका सूखा हुआ मड करके. तो वो सारी चीज़ें जब गाइड हमें शेयर कर रहा, बड़े बड़े, और मैंने देखा तब एक चीज़ मैंने उस गाइड से कहा, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें शेयर कर रहे थे, पर मैंने कहा कि अभी और उस टाइम में मुझे एक ही फ़र्क दिख रहा है कि वो जो सारी साइट्स निकल के आ रही है ना, वो पर्टिकुलर टाउन जो था वो बहुत अच्छे से कंस्ट्रक्ट किया था उन्होंने कि बड़े लोग यहाँ पर रहेंगे, दूसरे यहाँ पर रहेंगे, जो मैनेज करते हैं वो यहाँ पर रहेंगे. सोशल स्ट्रक्चर एंड टाउन प्लानिंग वाज देयर. और मेन चीज़ थी कि जो टॉप पर जो बंदा है और जो बॉटम में बंदा है, वो सारे एक ही गोल के पीछे काम करते थे, बिल्डिंग अ बेटर टाउन. सो अभी वही डिफरेंस क्रिएट हो गया है, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड प्रोसेस चीज़ें अपने हिसाब से कि मुझे यहाँ से इतना बढ़ाना है तो कर लिया, वो कहीं ना कहीं उस चीज़ में लैक हो रहे हैं. और वो चीज़ जब मैंने वो साइट देखी, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि उस टाइम पे हम अभी खुद को सबसे ज़्यादा एजुकेटेड मानते हैं या फिर एडवांस्ड मानते हैं, पर वो साइट देखने के बाद मुझे पता चला कि नहीं, जो शायद कहीं ना कहीं जो पीछे अंदर दब चुका है, और वो कह रहे थे कि फिर से वो लोग इसमें और आई थिंक रिसर्च और वो सब करना शुरू करने वाले थे. सो तब आर्कियोलॉजी क्या है और वो
एरिया निकालने से हमें क्या पता चलता है, वो सारी चीज़ें मुझे भी आपको बता कौन सी साइट थी इन कच्छ दैट यू विजिटेड? आई थिंक हड़प्पन संस्कृति वाली जो धोलावीरा धोलावीरा सो धोलावीरा हम लोग गए थे। सो वहाँ पर मुझे इट्स वन एक ऑफ द चीज़ बेस्ट हड़प्पन साइट्स, एटलीस्ट हमारी साइड पे। और एक चीज़ मुझे दुख भी लगा थोड़ा कि कहीं ना कहीं लोग वहाँ पर जाके ऐसे खड़े रह के देख रहे थे और उनके पास कोई था नहीं समझाने वाला, है ना। क्योंकि मैं ये भी कहता हूँ कि ऐसी साइट्स पर जाओ तो गाइड्स लो, तो आपको नॉलेज पता चलेगा कि क्या है उस क्या site मतलब है उसका। क्या मतलब है उस साइट का। सो वो भी कि वहाँ पर गए, ये तो सूखा पड़ा है, बंजर पड़ा है, ये क्या देखना है। क्योंकि कहीं ना कहीं वो नॉलेज भी नहीं है और वो इंटरेस्ट भी नहीं है लोगों को। हमारे देश में आई ऑलवेज से दैट बिकॉज इट्स अ डेवलप्ड, अभी थोड़ा डेवलप्ड है, पर डेवलपिंग कंट्रीज में ये चीज़ होती है कि आप एजुकेशन के पीछे ध्यान देते हो, आप खाने पीने के पीछे ध्यान देते हो, आप बेसिक नेसेसिटीज़ में से ऊपर आओ तो हिस्ट्री आर्कियोलॉजी इज़ अ लग्जरी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। हम लोग ये समझ नहीं पाते हैं। आर्ट एक लग्जरी है जो शायद यूरोप में एक वे ऑफ लाइफ है। लोग वहाँ, जैसे हम पार्क में जाते हैं ना, लोग वहाँ पे म्यूजियम्स जाते हैं खुद को रिफ्रेश करने के लिए। यहाँ पे कोई, हमारा बड़ौदा में वर्ल्ड लेवल के म्यूजियम्स हैं, यहाँ पे कोई जाता है ओनली बिकॉज कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है वो बेसिक्स में ही फंसा रहता है। वो कभी बच्चों को ये नहीं समझाता है। मुझे याद नहीं है कि मुझे किसी ने पढ़ाया हो, कि मुझे किसी ने बताया हो कि हमारे म्यूजियम्स कितने महान हैं, हमारी संस्कृति कितनी महान है। नॉट दैट इट इज़ एजुकेशन, मेरे टीचर्स का फॉल्ट नहीं है, वो एक सिस्टम का, वो एक माइंडसेट का है, जहाँ पे वो अगर माइंडसेट चेंज नहीं होगा ना, हम बेसिक्स में से ही बाहर नहीं आ पाएंगे। क्योंकि क्या होता है, एंड गोल होता है हर चीज़ का। पढ़ाई का एंड गोल नौकरी का एंड गोल पैसे का एंड गोल एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल। जबकि यूरोप में या कहीं पे भी आप देख लीजिए, जो बहुत ही बड़ी डेवलप्ड कंट्रीज है, वहाँ पे एंड गोल पैसा नहीं होता है, वहाँ पे एंड गोल एक बेटर लाइफ होता है। सो दोनों एंड गोल्स जब चेंज हो जाते हैं ना, तो आपका ओवरऑल वे ऑफ लाइफ चेंजेस। तो शायद बहुत कम लोगों को ये पता है कि बड़ौदा में MS यूनिवर्सिटी के पास बुद्ध के अवशेष हैं, वेरीफाइड भगवान बुद्ध के अवशेष हैं, वेरीफाइड। दलाई लामा खुद आए थे। नोबडी नोज अबाउट दिस। दुनिया में जो कहीं नहीं है, शायद एक आध जगह पे है, वो हमारे पास है। नॉट ओनली दैट, आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के सेलर में जो ये बाढ़ आई थी, वहाँ पे दिल जले ऐसी हालत हो गई थी पूरी। पूरा देवनी मोरी का स्तूप जो है पूरा, उसको एक्सकवेट करके हमारे सम ऑफ द बेस्ट आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्सकवेटेड दैट स्तूप, और वो सेलर में था जब बाढ़ आई तभी। आप सोच लो कि कितना हमारे पास है, हमारे पास उसके मीन्स नहीं है कि हम उसका ध्यान रख पाएँ। So there is a long way to go as far as archaeology and ancient history goes. That's why people like me, I feel somewhere we want to go back to archaeology and ancient history, but we need to find our way also कि हमको सिर्फ ऑफिस में नहीं बैठना है जाके, हमको कुछ और भी काम करना है। एंड हमको I'm sure we will get now times have changed a lot, so we will get opportunities to hopefully grow even in that area. पर जब तक एक नेशन बिल्डिंग चल रहा है, जब तक आप खाने पीने पे, एजुकेशन पे फोकस नहीं करोगे, यू नो दैट इज ऑल्सो अ रिक्वायरमेंट। अभी उसको छोड़ के आप आर्कियोलॉजी पे करोगे तो लोग भी बोलेंगे भाई क्या है ये। सो ये बात बैलेंस आते आते समय लग जाता है, पर वो समय आई थिंक धीरे धीरे आ रहा है हमारे देश के लिए। हमारे देश में एक चीज़ मुझे लगती है कि ज़्यादा पेरेंट्स और सब लोग मिलके मिनिमम फेलियर प्लान पे फोकस करते हैं, Which is also right, ultimately। क्योंकि अगर पॉकेट में पैसा नहीं है तो कौन से म्यूजियम में जाके आपकी भूख मिटने वाली है। ट्रू बहुत क्लियर सी बात है, बहुत सही बात है। एंड it's not anybody's fault, it is just the way that life is right now। पर जितनी जागरूकता आएगी, जितनी अवेयरनेस आएगी लोगों में, जैसे आपने धोलावीरा गए, आपने गाइड अफोर्ड कर पाए थे, आप इसीलिए लिया। जो शायद नहीं अफोर्ड कर पाते होंगे, शायद उन्होंने नहीं लिया। होपफुली आवर कंट्री विल कम टू अ पॉइंट जहाँ पे फ्री गाइड्स होंगे वहाँ पे। दैट इज व्हाट वी नीड, सो दैट विल हैपन। I think I don't see that time very far away. I'm very positive about our country now. I feel India has the best people, the best things, the best history, the best food. मतलब मैं यूरोप गई हुई हूँ, घूमी हुई हूँ। मैं आज मुझे कोई बोले ना आप कहाँ सेटल होना चाहोगे, मैं बोलूँगी मैं इंडिया में ही सेटल होना चाहूँगी। There is no other place on earth. चाहे कितनी भी खामियाँ हैं, घर तो मेरा है ना ही है।
तो हम थोड़ी घर छोड़ के चले जाते हैं अगर घर में तकलीफ है तो वो तकलीफें सॉर्ट आउट करने में हमको भी हेल्प करनी है, थोड़ी एक या दो इंसान ही करने वाले हैं। क्या आप यूरोप गए थे या फिर बाहर आप जगह आपने इंटरनेशनल शोज भी किया है, Yeah. राइट? सो क्यों आपको, जैसे आपने कहा कि मुझे इंडिया पसंद है, लाइक मैं खुद जब 5 साल बाहर रह के मैं छोड़ के आया हूँ। आप कहाँ रहे थे? मैं न्यूजीलैंड गया था। अच्छा, हाँ, बहुत सुंदर क्यों जगह छोड़ है। दिया? बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं मेरे रूट्स पे वापस नहीं आऊँगा ना, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा था, मुझे अपनापन नहीं लग रहा था वहाँ पर। वहाँ में रहा 5 साल रहा, अच्छा जॉब, रेसिडेंसी, सब कुछ था वहाँ पर। इंटरेस्टिंग, वेरी नाइस। पर एक पॉइंट था जब मैं 26 ईयर्स का था, तब मैंने तय किया कि अब ये मोमेंट है, अगर मैं अब नहीं गया तो नहीं जा पाऊँगा। Very So, true. उस मोमेंट पे मैं वापस आया तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाता था कहीं ना कहीं। मुझे अपनापन नहीं लगता करना है, कहीं ना कहीं मुझे अपनापन नहीं लगता था, तो मैं वापस आया। तो आपको वो चीज़ अपने लिए, क्योंकि जब मैं सेम ऐसे जो लोग कहते हैं ना कि बाहर की, कई लोग होते हैं जिन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी, उन्हें मन करता है कि नहीं हमें जाना है, वहाँ पर रहना है, देखना है। पर जो लोग देखा हुआ है, जिन्होंने जिया हुआ है, और फिर जब कहते हैं कि मुझे इंडिया ही रहना है क्योंकि यहाँ के जैसी कोई जगह नहीं है, तो वो क्यों? जैसे मैंने कहा, आपके लिए वो क्या है? सो मेरे लिए तो बहुत सिंपल है। मेरे मॉम, शी इज़ अ फ्रेंच एक्सपर्ट, शी लव्स फ्रांस। यूरोप में फ्रांस इज़ द गेटवे टू यूरोप। लूव्र कल्चर, एकोल दु लूव्र में मैं फ्रेंच बोलती भी हूँ, तो मैं वहाँ पे एट डिफरेंट पॉइंट्स इन टाइम ओवरऑल देखने जाएँ तो 2 साल तो मैं रही हूँ पेरिस में। तो बहुत खूबसूरत जगह है, बेहद खूबसूरत। मुझे अगर वहाँ पे जाना है, रहना है, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है। बट द ओनली थिंग इज़ दैट समहाउ मुझे जो अपनापन मिलता है ना, अपनेपन से भी ज़्यादा एक कंफर्ट जोन है मेरा। ये मेरा घर है, हमारा जो देश है। येस, देयर आर टाइम्स जब मुझे भी फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि यार इससे अच्छा तो मैं न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, पेरिस, यूरोप कहाँ पे भी मैं रह सकती हूँ विद माई लैंग्वेज एक्सपर्टीज़ एंड विथ ऑल द अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल। मैं कहीं पे भी रह सकती हूँ, तो मैं क्यों यहाँ पे रह रही हूँ? इससे अच्छा तो मैं अच्छे से कमाऊँ, इससे तो कई गुना ज़्यादा कमा सकती हूँ। लाइफ स्टाइल इज़ बेटर, फूड इज़ बेटर, एयर इज़ बेटर, एवरीथिंग इज़ बेटर आउट देयर। सो जो चॉइस करते हैं वहाँ पे रहने के लिए, उनका चॉइस वैलिड है, पर ये मेरे लिए पैरामीटर्स नहीं हैं। मेरे पैरामीटर्स कुछ और है। मुझे मेरा परिवार चाहिए, मुझे मेरे लोग चाहिए, मुझे मेरे फेस्टिवल्स चाहिए, मुझे मेरा देश चाहिए, मुझे यहाँ की गर्मी भी चाहिए, मुझे यहाँ के खड्डे भी चाहिए, मुझे यहाँ पे इंडिया को कोसना भी है। हाँ। मुझे जब गवर्नमेंट के काम में लाइन में लगना है, तो वहाँ पर कोसना भी है कि यार अगर मैं वहाँ होता तो ये ठीक हो जाता। सो ये सारी चीज़ें हैं, पर मुझे एटलीस्ट मैं मेरे घर में तो ये मेरा अपना रूट्स है, ये मेरी अपनी स्ट्रेंथ है। 2 महीना जाके रह के आओ, 5 महीना रह के आओ, 6 महीना रह के आओ, पर वापस तो घर आओ। ये मेरा, एंड इट्स अ चॉइस। देयर इज़ नथिंग राइट और रॉन्ग अबाउट इट। एवरीबडी हु हैज़ गॉन अब्रॉड, आई नो सो मैनी पीपल जो मेरे बहुत ही करीबी लोग हैं, जो इतने खुश है बाहर, उन्हें अपनापन नहीं मिस होता। हाँ, देश मिस होता है, लोग मिस होते हैं, फेस्टिवल्स मिस होते हैं, बट स्टिल इट्स ओके, दे आर हैप्पी and I respect their choice and I feel very proud that they've made themselves so successful there. तो जो लोग बाहर हैं उन्हें भी hats off है, they've struggled and gone there. जो लोग हमारे देश में भी रह रहे हैं, स्ट्रगल करके भी खुश रह रहे हैं, तो दोनों की अपनी अपनी स्ट्रगल्स, अपने चॉइस है, स्ट्रगल्स है, and nothing is right or wrong, you know. हम लोग जब अभी गाड़ी में आ रहे थे तब हम बात कर रहे थे इसी टॉपिक पे कि कोई भी चीज़ है ना, सही या गलत नहीं होती है, एक चॉइस होती है, चॉइस होती है और अपना पर्सपेक्टिव होता है उस चीज़ को लेके। What is the best thing about being an RJ? Yes. You got me Yes. floored. So Yes. मेरे पास एक पूरी लिस्ट है the best thing about being an RJ. No अभी worries. मुझे उसमें से एक बहुत ही time बात है हमारे बताना है, पास। एक ही नहीं, बात बतानी है। हमारे पास बहुत टाइम So है। पहले 10 चीज़ इनिशियली बताओ। ऐसा हुआ करता था कि आप कोई भी कपड़े पहन के जा सकते हो, कोई देखने तो वाला है नहीं, सुनते हैं सभी आपको। The best thing about being an RJ is also that you can create a ऑडियो विजुअल वर्ल्ड नाउ। एक पूरी दुनिया लोग इमेजिन करते हैं जब आपको सुनते हैं ना, तो इट्स लाइक रीडिंग अ बुक और मे बी लिसनिंग टू अ बुक। आप है ना स्क्रीन पे जब भी कोई भी चीज़ देखते हैं ना, तो आपको
को फीड कर दिया जाता है कि एक घर है जो ब्लैक है, जो वाइट है, जो ब्लू है, उसकी खिड़की ऐसी है, तो वो सब आपको दिख जाता है स्क्रीन पे, आपके दिमाग के पास कुछ करने को रहता नहीं है। वेयरएज रेडियो इज़ द थिएटर ऑफ माइंड, जहाँ पे आप बोलो कि आज मैं है ना निज़ामपुरा मेन रोड से जा रही थी, एक और टेस्टी वड़ा पाव, मस्त गरम गरम वड़ा उतर रहा था, लोग लाइन में लगे हुए थे, किसी को चीज़ वड़ा पाव चाहिए हो। नाउ यू आर इमेजिनिंग थिंग्स, I am not showing it to you. You're using your mind, you're smiling, you're imagining. It's such a beautiful feeling to give to somebody. You're privileged if you can do that, Radio is also one of the most local mediums. It's one of the most beautiful way to stay in touch with your city. तो मुझे इंटरनेशनल शोज भी मैंने किए हुए हैं, ऑडियंसेस आपकी फ़ैन बन जाती है, कुछ चीज़ जो आपने बोल दी जो उनके दिल में उतर गई, कुछ गलत बोल दिया उनको बुरा लग गया, ये भी होता है, पर वो एक कनेक्ट जो होता है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो वो आई एम वेरी प्रिविलेज्ड, आई फील, टू बी ऑफ दैट ग्रुप ऑफ आरजे हु हैज़ बीन एबल टू कनेक्ट टू पीपल। तो मैं तो खुद को बड़ी नसीबदार मानती हूँ। तो देयर इज जस्ट सो मेनी गुड थिंग्स अबाउट बीइंग एन आरजे। और क्या चीज़ कम पसंद लगती है? मैं बोलता हूँ नहीं पसंद है, पर कम पसंद लगती है आरजे होने की। कई बार है ना, जैसे मन, आप अगर थिएटर आर्टिस्ट या हो तो नहीं, उस सब में होता है आई थिंक क्रिएटिविटी वाइज तो, पर कई बार जैसे कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपकी लाइफ में, कोई इश्यू हो रहा है आपकी लाइफ में, आप हर बार छुट्टी नहीं ले सकते हो, आपको आना है सुबह, गुड मॉर्निंग बोलना ही है, एंड द ऑडियंस समवेयर विल नॉट कनेक्ट इफ़ यू आर क्राइंग, बिकॉज किसी का दिन आप बिगाड़ नहीं सकते हो आपके बुरे मूड की वजह से। कोई बहुत अच्छे मूड में है, अच्छा गाना सुना है उसने, और फिर आप वो रेडियो ऑन करे और आप अपना दुखड़ा रो रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। सो समटाइम्स यू नॉट इन द बेस्ट ऑफ द फ्रेम्स ऑफ माइंड, बट एट दैट पॉइंट इन टाइम यू जस्ट हैव टू फेक इट, बट ओनली फॉर दैट वन मोमेंट। आई ऑलवेज से कि रेडियो पे यू कैन नेवर फेक इट फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर दैट one day when you're having a bad day you can possibly, but that faking it part is not my cup of tea. वो मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा कम पसंद है। मैं ज़्यादा पसंद करूँगी कि मैं जब मूड में नहीं हूँ तो मैं मेरे बॉस को बोलूँ आज मैं शो नहीं करने वाला और मेरे बॉस लकड़ी लेकर दौड़ेंगे मेरे पीछे, रुक वो ही नहीं आता हूँ मैं, शो नहीं करना है तुझे। So that's how it is, that's one thing. क्या लगता है जैसे आपने बॉस को और हाँ, एक और चीज़ है जो मुझे नहीं पसंद है, बोलो। डेटा बहुत भरना पड़ता है यार, आरजेस को काम बड़ा करना पड़ता है। मैं सच बोलती हूँ, लोग बोलते हैं 4 घंटे में तो आपका 5 घंटे का शो है, पार्ट टाइम जॉब है। भाई तुम देख, इट्स अ लाइफ स्टाइल, यू नेवर स्टॉप वर्किंग इफ यू आर एन आरजे, इट्स ऑलवेज ऑन योर माइंड व्हेन यू आर नेटवर्किंग, यू आर और रिलेटिव्स बोलते हैं आरजे छो પછી શું કરવાનું છે જીવનમાં? ओ भाई आखू दिस इज एन एंटायर करियर, ये पूरा एक करियर है। फिर लोग बोलते हैं आरजे की तरफ बोल के दिखाओ। मैं एक चीज़ बोलूँगा, जब हम लोग रिसर्च कर रहे थे और आपके लिए जान रहे थे, तो आपके काफ़ी सारे कलीग्स हैं जो आपको पसंद करते हैं। मेरे बॉस से बात की थी आपने, उन्होंने 2 चीज़ बताई कि एक तो आप इंटेलिजेंट बहुत है और ज़बरदस्त ऑब्जर्व करते हो इंसान को, और दूसरी चीज़ कि आप है ना हार्ड स्पीकर इन द सेंस कि एक आपको पता है कि सामने वाला क्या बोलने वाला है और मुझे क्या उनको बताना है, और दूसरी चीज़ कि अगर हंसते हंसते सामने वाले को कैसे बता देना है कि ये बात तेरी मुझे अच्छी नहीं लगे। मेरे बॉस से ही बात की है आपने, 100% रिसर्च मेरे बॉस के पास की है। वो चीज़ मैंने शुरुआत में एक्सपीरियंस किया और अभी भी मैं कर रहा हूँ। No, through this platform I really want to convey, कि मतलब आरजे इज अ करियर, इट्स नॉट अ मोमेंटरी थिंग। तो जब रिलेटिव्स आके बोला अरे पार्ट टाइम तो बोलिंग घरे भैया मानो, नहीं ऐसे नहीं होता है यार, फिर तो फ्री हो ना, तो और क्या करना है जीवन में? मतलब शादी वादी करोगे तो आरजिंग छोड़ दोगे ना, 9 to 5 जॉब नहीं छोड़ता है बंदा, तो मैं क्यों आरजे बनना छोड़ दूँ? लकीली आई हैव अ वंडरफुल फैमिली ऑफ इन लॉज ऑफ माई हस्बैंड इज़ फ्रॉम NID, तो वो खुद एक इतने क्रिएटिव इंसान है कि मेरे सारे क्रिएटिव एस्पेक्ट्स वो जानते हैं, तो मुझे बहुत सपोर्ट हो जाता है। पर बहुत बार जब मैंने शुरुआत की थी तो ये चीज़ फेस की थी, अभी ये फेस करती हूँ कि 18 साल हो गए एज एन आरजे, अभी भी
अभी भी काम ज्यादा करना पड़ता है। तो जो लोग 25-25 साल 30-30 साल काम करते हैं, मतलब आप कॉर्पोरेट में काम करते हो किसी में, तो आप 25 साल 30 साल काम करो चलता है। आरजे 18 साल एक ही कंपनी में रहे हो तो अभी भी ऐसे कैसे आ जाता है? यू नो दैट्स अ वेरी बिग प्लस कि आप 18 साल एक जगह रहे हो, उसका मतलब है कहीं वो जगह ने भी आपको वो दिया है और आपने भी उस जगह को दिया है। सो दैट्स वन थिंग व्हिच आई डोंट लाइक बीइंग यू नो। मेरा एक मिथ था जब मैं जॉब कर रहा था वहाँ पर न्यूजीलैंड में, कि ऐसा मिथ था, कहते हैं कि आप एक स्टेज के बाद दूसरा स्टेज पार करते हो ना तो आपका कंफर्ट बढ़ता है और आपका काम कम होता है। कुछ नहीं होता है। पर जब मैं बना मैनेजर तब मुझे पता चला कि मैं एसोसिएट ही अच्छा था, नीचे ही जो काम कर रहा था वो बेहतर था। इसीलिए मुझे आज बहुत सारे लोग बोलते हैं कि 18 years आरजे से लेकर अभी नाउ यू कैन गो टू अ प्रोग्रामिंग हेड पोजीशन। इट्स नॉट अबाउट यू नो आई एम एन आरजे नॉट बाय जस्ट प्रोफेशन, बाय पैशन। वो पैशन, मेरा पगार बढ़ जाएगा अगर मैं प्रोग्रामिंग हेड बनूंगी तो मेरा पोजीशन, पगार, पावर सब बढ़ेगा। बट एट द सेम टाइम मेरा जो पैशन है, कोर पैशन है, जिसने मुझे 18 साल टिकाए रखा है, वो शायद मैं 2 साल में ख़त्म हो जाएगा मेरा। तो I always feel that it's not about the position, it's about the passion. It's not about the profession, it's about the passion. It's always about what keeps you going. तो मेरे लिए तो ये सबसे बड़ी बात है कि ठीक है, और काम बढ़ता है वो तो यूं भी, अगर आप काम सही करते हो ना तो काम कभी कमी नहीं होने वाला है। और आरजेस के लिए, जैसे मैं जिस पॉइंट पे हूँ, जो स्टेज पे हूँ, येस देयर आर टाइम्स व्हेन आई हैव टू बी एट होम। मैं शो के बाद घर जाती हूँ, तुरंत घर चली जाती हूँ, पर आई डोंट स्टॉप वर्किंग, आई कम बैक टू सी दैट्स वन ऑफ द गुड पार्ट्स ऑफ बीइंग एन आरजे। शो के बाद मैं घर जा सकती हूँ, फिर वापस आके ऑफिस, सो वो फ्लेक्सिबिलिटी मुझे मिल जाती है, एज लॉन्ग एज मैं अपने काम में इतनी सी भी कमी दिखाई ना दे मेरे काम में। और वो कब नहीं दिखाई देती? जब मुझे मेरे काम के लिए रिस्पेक्ट और पैशन दोनों है। True. तो वो चीज़ आई फील जब तक है तब तक मैं रहूँगी, जिस दिन नहीं है तब तक कितने भी साल, इट डजेंट मैटर। सो दैट्स माई वे ऑफ थिंकिंग। हमने आपके बॉस की बहुत बात की है, तो एक सवाल मैं करूँगा कि जब आपने इंटरव्यू दिया था, ठीक है, सो आपने तो मस्ती की थी, तो आपको क्या लगता है कि आपके बॉस ने कभी आपको शेयर किया कि उन्होंने क्या देखा था? और कई बार Yes, he is no longer a part of the radio this thing। नहीं, पर कभी मिर्ची। उन्होंने, पर मेरे जो फिलहाल के बॉसेस भी है वो भी ऐसे ही है। सो आई माय नेशनल प्रोग्रामिंग हेड, ही इज वन ऑफ द मोस्ट विजनरी गाइज, यू नो, visionary people that I've seen. Some of the best radio people are a part of Mirchi, and that is why I feel that मैं इतना ग्रो कर सकती हूँ इवन आफ्टर 18 years, बिकॉज मेरे ऊपर जो सारे लोग हैं ना वो इतने ग्रो किए हुए हैं कि उन तक पहुँचने में अभी भी टाइम है, सॉर्ट ऑफ अ थिंग। सो जो तभी थे मेरे हेड यहाँ के, हिज नेम इज़ जिग्नेश वसावड़ा। तो तभी वो गुजरात में थे और सारे स्टेशंस को शुरू कर रहे थे। तो मैंने इतना मस्ती किया था ना, तो उनको यही वैल्यू चाहिए था। उन्होंने ये बोला था कि ये जो छोटा सा लिटिल एग्रेशन, एंटरटेनिंग एग्रेशन था, जो एक क्लैरिटी ऑफ थॉट था कि मस्ती करके ही आनी है, तो वो मस्ती चाहिए थी उन लोगों को। तो मुझे नहीं पता था कि उन लोगों को इतनी सारी मस्ती चाहिए थी, रॉनेस चाहिए। हाँ, इतना रॉनेस चाहिए था। हाँ, जो है वो है। मैं इतनी मुफट हुई नहीं रियल लाइफ में। वो उस दिन मैं हो गई थी बिकॉज देयर वाज नथिंग टू लूज ना। सो नाउ व्हेनेवर आई वांट टू डू अ गुड शो, आई रिमाइंड माई सेल्फ देयर इज नथिंग टू लूज। क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कुछ भी, कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी। मेरा तो एक्सपेक्टेशन यही था कि ये लोग मेरे को आफ्टर 2 क्वेश्चंस मेरे को बोलेंगे जाओ बहन घर जाओ हम नहीं हायर करने वाले। पर मेरे फिलहाल के बॉस भी ऐसे ही हैं। तापस सेन है, विशाल सेठिया है, इंदिरा रंगराजन है। दीज आर द बिगेस्ट, सम ऑफ द बिगेस्ट नेम्स दैट यू हैव। पुनीत केलकर, दीज आर ऐसे लोग हैं जो रेडियो के मतलब नींव में है उन लोगों का। सो आई हैव अ लॉट ऑफ बेंचमार्क्स टू रीच। ऐसा है एक मस्ती करके इंटरव्यू क्रैक करना और फिर वहाँ से इंटरनेशनल शोज करना। आपने दोहा, कतार, यूएसए भी किया है, राइट? वहाँ का एक्सपीरियंस कैसा था? वहाँ की ऑडियंसेस बहुत अलग है। जो हम बात कर रहे थे ना, इंडिया में जो रहते हैं, अब्रॉड जो जाते हैं, सो वहाँ की जो ऑडियंसेस है ना, वो अपने देश को बहुत मिस करती है। नॉस्टैल्जिया में हाई है वो लोग।
यहाँ के जो लोग हैं उनको करंट अफेयर्स चाहिए, उनको करंट चीज़ें चाहिए, उनको एंटरटेनमेंट ज़्यादा चाहिए। वहाँ के जो लोग हैं उनको नॉस्टैल्जिया ज़्यादा चाहिए, उनको वो बचपन की बातें होती है। मैं 90s का शो करती थी, 90s नॉट आउट, तो वो 90s नॉट आउट शो उनके दिल में इतना उतर जाता था ना कि लोग मुझे इंस्टाग्राम पे इतने सारे मैसेजेस आते थे लोगों के कि ये आज आपने कहा, ये दे वुड नोटिस वर्ड टू वर्ड। मैं अगर किस्मी टॉफ़ी के बारे में बात करूँगी, या मैं बुक्स पे ब्राउन कवर्स चढ़ा के फिर वो स्टिकर्स लगाने के बारे में बात करूँगी, नटराज पेंसिल को शार्पन करके वो पूरा ऐसा निकलता है, वो संभाल के रखना, सजाना, उसके बारे में बात करूँगी। मैं जेम्स पॉपिंस के बारे में वो उन लोगों को इतना अच्छा लगता था दैट दे वर इन अ डिफरेंट माइंड जोन, टाइम जोन। वी आर इन अ डिफरेंट माइंड जोन हियर इन इंडिया। हम लोग शायद बहुत आगे बढ़ चुके हैं कल्चरली, पर जो लोग बाहर हैं ना, वो अपना कल्चर संभाले बैठे हैं, वो समय में ही हैं जिस समय में वो निकले थे इंडिया से। एंड इट्स अ डिफरेंट माइंड सेट, तो मैं दोनों माइंडसेट देख चुकी हूँ। तो मुझे आई एम वेरी हैप्पी एंड प्रिविलेज कि मुझे एज एन आरजे, एज एन आर्टिस्ट, दोनों चीज़ों के साथ एक्सपेरिमेंट करने को मिला और इतना कुछ सीखने को मिला। और कितना टाइम आपने वहाँ पर? 2 साल। 2 साल 2 साल 2 साल अलग अलग जगह पर जाके आपने? ना, जाके नहीं। सो द ब्यूटी ऑफ रेडियो यहीं से किया है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ रेडियो कि यू कैन डू इट फ्रॉम हियर। I think 10 or 11 stations of USA. I'm not sure. I don't remember now. पर दोहा का भी था, बहरीन कतार. Like I think दोहा, बहरीन, कतार. Yeah, I think USA. Yeah, you can cut this part. I'm not very sure where No worries. It had come. Okay. So ये है. और उसके बाद as a TEDx speaker जाना. हाँ, that was another experience altogether. वो कैसा था? वो तो बहुत ही अमेजिंग। I've done 2 TEDx's और कई बार क्या होता है कि हम दूसरे लोगों की TED Talks देखते हैं, TEDx Talks देखते हैं, तो हमने कुछ ऐसा कर दिखाया है, ऐसा फील मुझे तो कभी नहीं हुआ है। सो एज अ TEDx स्पीकर मैंने कभी खुद को ऐसे नहीं देखा था तभी जब मेरे पास ये बात आई। बट देन द पीपल हु केम टू मी, दे वर वेरी insistent कि नहीं, we want you only. And then I realized that maybe there is something that I can offer. So I used to really prepare my TEDx talks, put a lot of effort behind it. I used to try and end it with some nice little video. मुझे पिक्सार के वीडियोज़ बहुत पसंद है। पिक्सार फिल्म्स जो है उसके छोटे छोटे वीडियोज़ आते हैं, वो एनिमेटेड, वो मुझे बहुत पसंद आते हैं। So I used to try and end it with something like that. So I feel TEDx is also another extended version of radio in its own manner. For me everything starts with radio. So आपका कोर पॉइंट क्या था वहाँ पर लोगों को शेयर करने का? That never stop learning, never stop experimenting, and always keep trying to better yourself, because ultimate competition is with only yourself. और इतनी बड़ी दुनिया है ना कि हम एक दूसरे के साथ कंपटीशन करते हैं, पर ये समझ नहीं पाते कि हर इंसान की जगह है इस दुनिया में और हर इंसान टॉप पे पहुंच सकता है, बिकॉज ये दुनिया ही इतनी बड़ी है। कोई एक माउंट एवरेस्ट की एक छोटी सी पीक नहीं है, या माउंट एवरेस्ट पे भी इतने सारे लोग पहुंच सकते हैं, उसकी एक ही पीक नहीं है। तो इतनी जगह है, तो क्यों एक दूसरे के साथ compete करना है तो खुद से करो ना। क्योंकि जब आप खुद से जीतोगे ना तो वो जीत सबसे बड़ी होती है। मैं जब इतनी लेज़ी होती हूँ तो मुझे पता होता है कि मुझे वही लेज़ीनेस को हराना है। मैं जब कंप्लेसेंट हो जाती हूँ या कंफर्ट जोन में चली जाती हूँ तो मुझे खुद को ही धक्का मारना है। इतनी एनर्जी में किसी और के साथ compete करने में जो शायद मेरे से थोड़ा सा भी पीछे हैं, फिर मैं compete करने जाऊँगी ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगी, मैं पीछे चली जाऊँगी। We don't realize that at a lot of times कि हम जिस पर्सपेक्टिव से हमारे कॉम्पिटिटर्स को देखते हैं शायद वो हमारे पीछे हैं। हमारा पर्सपेक्टिव ऐसा है कि वो हमसे आगे चल रहे हैं, जबकि जब हम खुद को ही बेटर करने जाते हैं ना, तभी हम इतने आगे निकल जाते हैं कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो दैट्स व्हाट आई ट्राई एंड एनकम्पास इन माय। और खुद को बेटर करने में फिर धीरे धीरे आपकी नज़र भी कम पड़ती है दूसरों पर। हाँ, कि वो लोग दूर ही रहते हैं, फिर फर्क नहीं पड़ता है कहाँ पर है क्या है। आपसे रिलेशनशिप के बारे में पूछना है। हाँ, ठीक है, कि आपकी शादी हुई है और आज जब आप आज के जो रिलेशनशिप या फिर आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पास डेटा भी आता है, काफ़ी सारी बातें भी आती है, न्यूज़ भी आती है, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता चलती है,
सो क्या मिसिंग है आपको लगता है आज के रिलेशनशिप में जो जेन जी के हैं? My God, I'm not Gen Z, so I can't tell you what is missing. But I don't think there is anything missing. Sorry. I don't think there is anything missing in Gen Z. मुझे कभी ऐसा नहीं लगता है कि पहले के रिलेशनशिप्स ऐसे अच्छे थे, या मेरी नाना नानी जैसे मिले थे, एक दूसरे को देखा भी नहीं था, शादी कर ली थी एट द एज ऑफ व्हाट 18, मे बी लेस देन 18 ऑल्सो, आई एम नॉट श्योर. सो मेरे माँ बाप ने अलग से उनका अलग नज़रिया था, मेरा शादी करने का अलग नज़रिया है. सब लोग ऐसे सोचते थे कि मोहिनी विल नेवर बी ओके विथ अरेंज्ड मैरिज. इट इज़ एन अरेंज्ड मैरिज फॉर मी, एंड आई एम टोटली, आई थिंक माई हस्बैंड इज़ सो मच बेटर देन मी इन एवरी सिंगल वे ऑफ लाइफ. मैं तो हमेशा सोचती हूँ कि मैंने क्या ऐसा अच्छा किया होगा कि मुझे ऐसे अच्छे इंसान मिल गए, एंड इट इज़ मच बेटर देन अ लव मैरिज. सो आई फील कि ऐसा नहीं होता है कि रिलेशनशिप्स ज़माने के हिसाब से होती है, रिलेशनशिप खुद के हिसाब से होती है. तो मिसिंग अगर कुछ है तो हर रिलेशनशिप में मिसिंग है इंडिविजुअली. तो वो खामियां भरने की कोशिश करो, या तो उसे एंजॉय कर लो. दोनों में से जो आपके लिए कन्वीनियंट है वो करो. तो आई डोंट जज एनी रिलेशनशिप्स एंड आई डोंट सी एनीथिंग मिसिंग. इफ एज अ कलेक्टिव सोसाइटी आई सी समथिंग मिसिंग, देन इट्स द एक्सेप्टेंस ऑफ द ओरिएंटेशन. ज़माना अगर बोले, सोसाइटी बोले, तो इफ़ अ गाय लाइक्स अ गाय, इट्स ओके. LGBTQ कम्युनिटी जो है उनके लिए एक एक्सेप्टेंस आई फील सोसाइटी में आना चाहिए. अगर रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं तो इट शुड बी एन इंक्लूसिव वर्ल्ड जहाँ पे सबका एक अपना पर्सनल चॉइस जो है, इंडिविजुअल चॉइस जो है, उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए. बस एज अ सोसाइटी दैट इज़ व्हाट आई सी मिसिंग, दैट एक्सेप्टेंस लेवल फॉर एवरी रिलेशनशिप. सो बाकी तो जेन जी के रिलेशनशिप्स में मुझे कोई खामी नज़र नहीं आती. बड़े चिल लोग हैं, बड़े मस्त है, और बहुत सारी चीज़ें सीखने को है ना. कहीं ना कहीं जैसे अभी हम बात कर रहे हैं ना, तो मेरे खुद के भी परसेप्शन या फिर जो पर्सपेक्टिव्स है ना वो टूटते हैं. जो भी गेस्ट आते हैं उनके साथ मैं बैठता हूँ तो ज़्यादा मेरा फोकस ये रहता है कि जो मैं सोचता हूँ ना वो परसेप्शन मेरा या फिर जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो टूटे. तो हर एक क्वेश्चन के बाद मेरा टूट रहा है आज. मुझे अच्छा लग रहा है, मैं चाहता हूँ कि टूटे तो ही मेरा विजन या फिर मेरा नजरिया बदले. I always say that the best stories are people. True. हर एक जो हमारे यहाँ पे भी बैठे हैं ना, सभी की एक कहानी है. अगर सुनने जाओगे, सीखने उनसे जाओगे ना, तो बहुत सारे पर्सपेक्टिव्स. जैसे अगर मैं आपको सवाल कर रही होती ना, तो मेरे बहुत सारे पर्सपेक्टिव होते जो चेंज होते, जो बहुत परसेप्शंस है टूटते, नए परसेप्शंस बनते, नए थॉट्स बनते. बिकॉज दैट्स हाउ वी लर्न. दैट्स वाई पीपल से ट्रैवल. क्योंकि ये तो ठीक है, अपने लोग हैं, इंडियंस हैं हम लोग. व्हाट अबाउट व्हेन यू गो अब्रॉड? मुझे है ना बहुत हंसी आती है जब कोई कहता है कि हम लोग पेरिस गए और एफिल टावर के नीचे हमने शाक पूरी खाया, पूरी श्रीखंड. ओ भाई, वो तो आप इंडिया में भी खाते हो. सो आई फील दैट इन लाइफ इट्स वेरी नेसेसरी टू चेंज परसेप्शंस, टू ट्राई न्यू थिंग्स, बी इट फूड, कल्चर, एवरीथिंग. तो इट्स अ गुड थिंग. आई एम हैप्पी दैट योर परसेप्शंस आर चेंजिंग. मेरे भी हो रहे हैं. और मैं बात सुन के मैं भूल गया मेरा क्वेश्चन क्या था. हाँ, आपने बात की कि सबको ऐसा लगता था कि आरजे मोहिनी बनी नहीं है अरेंज मैरिज के लिए. हाँ. ठीक है. सो क्या ऐसे मिथ्स हैं जो आपको लगता है अरेंज मैरिज को लेके हैं, और आपको क्यों लोग सोच रहे थे कि आरजे मोहिनी नहीं करेगी? सो आई टेल यू मिथ्स. आई फील माई पर्सनल ओपिनियन कि अरेंज मैरिज लोगों को लगता है कि उसमें प्यार नहीं होता है, या उसमें वार्मथ कम होती है, या उसमें बाद में जाके बहुत सारे बम फूटते हैं, या फिर अरेंज मैरिजेस को लेकर एक इनबिल्ट एक कीड़ा होता है सब में कि हमको बोला है कि इससे शादी करनी है, या हमको बिठाया है ये पर्सपेक्टिव से, तो हम तो ये नहीं करेंगे. वो एक कीड़ा सब में होता है कि जो बोला है वो नहीं करना है. सब में ये एक चीज़ है. आप कहीं पे भी सोच लो, अभी मैं आपको बोलूँगी ना कि आप उठ के जाओ, तो वो एक रेजिस्टेंस तो आ ही जाएगा. सो आई फील अरेंज मैरिज बेचारा मंडे जैसा है, सोमवार जो हमेशा वीकेंड के बाद आता है, उसका कोई फॉल्ट नहीं है. इट्स नॉट सोमवार्स प्रॉब्लम दैट इट कम्स आफ्टर द वीकेंड. सो अरेंज मैरिज भी वैसे ही है, उसका कोई बेचारे का इनबिल्ट फॉल्ट नहीं है, पर लोगों ने उसका नाम खराब करके रखा हुआ है. तो अरेंज मैरिज, लव मैरिज, once again individual choices.
लोग ऐसा सोचते हैं अरेंज मैरिज में यू डोंट नो द अदर पर्सन ना, तो रिस्क होता है. लव मैरिज में यू नो द अदर पर्सन, फिर भी रिस्क तो है ना. इंसान कभी भी बदल सकता है, वो तो वक्त ही बता सकता है आपको. सो आई एम वेरी लकी दैट वेज दैट आई थिंक I have a very nice perspective towards arranged marriage. लोगों को क्यों नहीं लगता था, क्योंकि मैं बहुत आउट गोइंग हूँ, मैं बहुत लोगों से मिलती हूँ, आई एम अ वेरी वार्म पर्सन. दैट्स वाई लोगों को ऐसा लगता होगा, ऐसा मुझे लगता है. अदरवाइज यू शुड आस्क देम कि उनको ऐसा क्यों लगता था. पर मैंने कभी किसी को पूछा नहीं है, बट दे वर ऑल व्हाट, अरे आई नेवर थॉट. सो दैट इज द रिएक्शन आई हैव एवर गॉट, ऑलवेज गॉट, यू नो. सो क्यों ऐसा लगता था अभी पता नहीं है. दिस इज व्हाट आई एम अज्यूमिंग कि उनको ऐसा इसीलिए लगता होगा. बट आई डोंट फील दैट. इट्स जस्ट एक डेस्टिनेशन के 2 रास्ते होते हैं, या 3 होते हैं, या 4 होते हैं. जो भी रास्ता आपको उस डेस्टिनेशन तक पहुंचाता है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन, जिनको कंपेनियनशिप चाहिए, जिनको शादी करनी है, अल्टीमेट डेस्टिनेशन इज गेटिंग मैरिड, हैविंग अ हैप्पी लाइफ. तो या तो अरेंज करो, या तो लव करो, या तो लव अरेंज करो. वट एवर यू डू, you're getting to your destination, right? Whatever path suits your journey, it's up to you. आरजे मोहिनी के लिए प्यार क्या है? अरे बाप रे. So मेरे लिए प्यार is always picking up the other person's call, never cutting their call. Also प्यार का कोई एक डेफिनेशन नहीं होता है. मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरा डेफिनेशन नहीं है, बट आई एग्री विद दैट डेफिनेशन, कि प्यार इज नेवर 100% रिलेशनशिप 100%. ऐसा नहीं होता है. कभी सामने वाला 20 होगा, आप 80 होंगे. कभी सामने वाला 80 है, आप 20 हो. तो बेसिकली मेकिंग श्योर दैट लाइफ इज 100% टुगेदर, दैट इज़ लव. एंड अ लॉट ऑफ पीपल फील दैट, वो जो पता है, बहुत सारे लोग शादी के बारे में जोक्स करते हैं. आई रियली फाइंड दैट वेरी फनी. नॉट फनी बट ट्रेजिकली फनी. आई गेट इरिटेटेड विद दैट काइंड ऑफ कि बीवी है तो ऐसे ही है. वो स्टीरियोटाइप्स जो बना के रख दिए हैं ना, बन जाते हैं लोगों के दिमाग में. तो मैं मानती हूँ कि प्यार इज ऑल्सो अ वेरी इंटीग्रल पार्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी. लोग मानते हैं कि ये तो शाहरुख खान जैसे बाहें फैलाता नहीं है, ये मुझे दिन में विमेन का बहुत सारा ऐसे परसेप्शन बनाए, सरप्राइजेस नहीं देते, फूल नहीं देते हैं, ये है वो है. ऐसा नहीं होता है. इट इज़ everybody has to find their own definition of love, not stick to the societal definition of, you know, pyar. So mere liye pyar ka definition, I don't know. The relationship that I have right now, I think that is pyar for me. That is the essence of this is the first time I'm talking about my relationship ever. Not on Instagram, not on, I've never spoken about, because I'm very private. So I've never spoken, hardly people know I'm married. So but I feel that 2 लोग जब एक दूसरे के साथ सिंक है ना, तो सिंक को प्यार बोलते हैं कहीं ना कहीं. वाह. तो maybe I might change the definition in the coming times. टाइम जाते वक्त डेफिनेशन भी चेंज होगा. अब थोड़ा आपके एक इंसिडेंट पे आते हैं, जब आपने एक शो होस्ट किया था इरशाद कामिल सर के साथ. All right, रिसर्च बहुत अच्छा किया है. थर्ड टाइम. सो उसके बारे में शेयर कीजिए कि क्या था वो एक्सपीरियंस, आपके शब्दों में मैं जानना चाहता हूँ. So Irshad Kamil sir is one of my favorite lyricists. He's amazing. हर एक आर्टिस्ट का एक अपना सोच होता है, बराबर. जब वो आते हैं कहीं नई जगह पे, दे आर रश्ड, दे आर फ्लोन फ्रॉम समवेयर और द अदर, भाग के एक जगह पे पहुंचे हुए हैं, वहाँ पे जाके स्टेज पे जाना होता है, इतने सारे लोग उनका अटेंशन डिमांड कर रहे होते हैं. तो ग्रीन रूम में जब वो मेरे साथ बात कर रहे थे, तो उनका जो एक शायद पर्सपेक्टिव था, या उनके जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे होंगे किसी आरजेस के साथ या किसी होस्ट के साथ, वो शायद थोड़े कड़वे होंगे, डिफ़िकल्ट होंगे. तो ही वॉज इन अ वेरी डिफेंसिव जोन. कोई भी आर्टिस्ट होगा, अगर मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ गलत हुआ होगा तो मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में आई विल बी वेरी केयरफुल. ओके. सो वो बहुत ही एक डिफेंसिव जोन में थे कि मैंने जो सवाल प्रिपेयर किए थे, तो मैंने कुछ पूछना शुरू किया उन्हें. तो ही सेड, नो आई डोंट वांट यू टू आस्क मी अबाउट दिस, नो आई डोंट वांट यू टू आस्क मी अबाउट दिस, नो ये गलत है, ये आपने क्या किया है, ये. सो शायद पहली बार इतने सालों में मुझे किसी ने ये कहा था कि आपने ये क्या किया हुआ है.
So before going on stage, मेरा entire frame of mind was shaky. I was in so many doubts कि इन्हें मैं ऐसे क्या comfortably पूछ पाऊँ जो ये भी खुश हो, बिकॉज अल्टीमेटली क्या होता है एज अ परफॉर्मर, मेरा एक ही एम होता है कि मैं अगर सामने वाले से बात कर रही हूँ तो दैट पर्सन शुड बी कंफर्टेबल, मैं कंफर्टेबल हूँ, एक टॉक के एंड में एक ब्यूटिफुल फीलिंग होनी चाहिए और ऑडियंसेस वही फीलिंग लेकर जाने चाहिए. बहुत क्लियर सी बात है. तो अगर वो फील्स सिंक नहीं हो रही है ना तो ऑडियंस भी मज़ा नहीं करेंगे, सामने वाले को भी नहीं आएगा, यू विल ऑल्सो बी स्वेटिंग योर यू माइंड आउट. सो वही हो रहा था मेरे साथ तभी. फिर मैं स्टेज पे गई एंड आई जस्ट सेड डू व्हाट यू डू द बेस्ट, take the right intentions and take one after the other the questions that come to your mind. वही मैंने किया and at the end of the talk Irshad Saab was gracious enough to tell me that you did such a fabulous job. I was so happy in this entire conversation. So I feel that as an artist, to give another artist a good experience is also very important, especially when they've traveled, when they're such senior artists who have done such good work. He has written songs that touch our generation. True. Every aspect of life he has covered. Pataka Guddi एक ऐसा गाना है जो मेरे दिमाग में लूप पे बजता है, शब्दों की वजह से, म्यूजिक की वजह से, गाने की वजह से. इट्स अ परफेक्ट पैकेज, परफेक्ट रिलेशनशिप जैसा है वो गाना. So I feel that I have a lot of regards, high regards for Irshad Saab, and he taught me a lot on that day. Absolutely. और आपने काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ भी काम किया है, काफ़ी सारों के लिए होस्ट भी किया है. बिल्कुल. पर एक जो है जो मेरे दिल के करीब है वो है बच्चन साहब. अमिताभ बच्चन. तो जब आप उनके साथ, क्योंकि उन्हें हम पर्दे पर भी देखते हैं ना तो हम खुश हो जाते हैं, क्योंकि पापा भी उन्हीं को देखते थे और तब से हम भी बचपन से. वो है ना, हमारे गुजराती में एक बहुत ही बढ़िया सा शब्द है वारसो. वारसो. उनका जो बच्चन साहब के लिए प्यार है ना वो हमें वारसों में मिलता है. हमें एज अ लेगेसी दिया जाता है कि हमारे माँ बाप ने भी बच्चन साहब से प्यार किया, उनके माँ बाप ने भी कहीं ना कहीं बच्चन साहब की शुरुआत थी तभी उनसे प्यार किया होगा, हम भी करते हैं. So मैंने आपकी पोस्ट देखी थी ना इंस्टाग्राम पे कि वो कुछ बात कर रहे थे, तो उनसे बात करने का, उनके लिए शो होस्ट करने का एक्सपीरियंस क्या था? तो मैं बहुत डर रही थी क्योंकि मेरी मॉम ने, once again my mother prepped me for this show. Very few now times it happens. मुंबई में था? नहीं, बड़ौदा में था. बड़ौदा में. So the background is very nice about it. बड़ौदा मैनेजमेंट एसोसिएशन है, वो लोग सयाजी रत्न अवार्ड करते थे, तो उसमें नारायण मूर्ति जी को भी अवार्ड दिया था, बहुत सारे लोगों को अवार्ड दिया था, बहुत अमेजिंग लोगों को. दे डिड सम वेरी वेरी गुड वर्क. सो तभी बच्चन साहब आए हुए थे एंड बच्चन साहब 35 ईयर्स बाद बड़ौदा आए थे. 35 ईयर्स पहले जब वो आए थे तभी उनका एक थोड़ा सा बुरा एक्सपीरियंस रहा होगा कहीं ना कहीं, तो वो उसके बाद बड़ौदा आए ही नहीं. सो आफ्टर 35 ईयर्स ही एग्रीड टू फॉरगेट दैट बैड एक्सपीरियंस एंड कम. ऐसा कुछ बैकग्राउंड था. सो आई वॉज वेरी नर्वस अबाउट द होल शो. और बच्चन साहब के आने से पहले 2-2.5 घंटे हमको पब्लिक को पकड़ के रखना था. मेरे को होस्ट जो थे वो प्रोफेशनल होस्ट नहीं थे, वो एक बहुत ही कमाल के स्पाइन सर्जन हैं. Now I am a professional on stage, और जो हमारे स्पाइन सर्जन हैं उनका कमाल का होल्ड था ऑन हिज लैंग्वेज एंड एवरीथिंग. इट वॉज अ प्लेजर टू बी होस्टिंग विथ हिम. पर जो स्टार्टिंग के 2-2.5 घंटे हैं ना वो उनका फोटे नहीं है. कोई मुझे स्पाइन सर्जरी को प्रेप करने के लिए बोलेगा पेशेंट, मैं क्या प्रेप करूँगी, मुझे नहीं पाएगा वो. तो 2-2.5 घंटे ऑडियंसेस को एंटरटेन रखना था, पकड़ के रखना था. आप कितना ही बोलोगे, तो वो मुझे ही मैनेज करना था. तो मेरे लिए बहुत ही, ऑलरेडी मैं एक 2-2.5 घंटे के बाद जब बच्चन साहब आए तभी आई वॉज ऑलरेडी थक गई थी मैं थोड़ी सी. बट एट द सेम टाइम आई थिंक जो प्रेप्स थी मेरी बहुत स्ट्रॉन्ग थी. और एक मेरे मॉम ने मुझे गुरु मंत्र दिया था, शी इज़ माई गुरु ऑल्सो, दैट बच्चन साहब है, डोंट ट्राई टू शो ऑफ. एवरी आर्टिस्ट हैज़ दिस कि मैं अपना बेस्ट फुट फॉरवर्ड रखूँ, कि मैं कितनी अमेजिंग हूँ वो दिखाऊँ. हर किसी को होता है सब. सो माई मदर सेड यू आर नॉट अमेजिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, डोंट ट्राई टू शो ऑफ एनीवेयर, जस्ट डू योर जॉब वेल.
यू आर अ होस्ट, आपको सुनने के लिए लोग नहीं आए हैं वहाँ पे, आपको बस ब्रिज बनना है। तो उनकी कविता, हरिवंश राय बच्चन की कविता, बिल्कुल लंबी लंबी पढ़ने मत जाना वहाँ पे, 2 लाइन बोल दो जब वो आ रहे हैं तभी। तो उन्होंने मुझे, मम्मी ने मुझे लाइंस लिखवाए थे कि कौन कौन से बोलने हैं वो, कब बोलने हैं वो, जब वो बैठे हैं तब उनका समय कविताओं के साथ मत लो। उन्होंने खुद ने बहुत सुनी हुई हैं कविताएं, तो उनका जो शो है वो आगे बढ़ा दो तुम, कहीं टाइम वेस्ट ना हो, वो देख लो। आवाज़ क्लियर रखो, एनर्जी अच्छी रखो, शब्द क्लियर रखो, लैंग्वेज क्लियर रखो। एंड आई जस्ट डिड दैट, एग्जैक्टली दैट। ऐसा हुआ कि किसी ने वहाँ पे स्टेज पे बच्चन साहब की कविता, किसी और ने उन्होंने बोला कि बच्चन साहब अगर आपकी इजाज़त हो तो अग्निपथ मैं सुनाना चाहूँगा। तो उन्होंने सुनाई और बच्चन साहब स्टेज पे आए, बोले ऐसे नहीं, ये कविता ऐसे नहीं बोली जाती, मैं सुनाता हूँ कैसे बोली जाती है। इट वॉज, अगर मैंने वो कविता सुनाई होती 1.5 शाणा बन के तो मेरी क्या हालत हुई होती, आप सोच लीजिए। बच्चन साहब, और कोई कंपैरिजन नहीं है यार। सो व्हेन आई वाज टॉकिंग टू हिम, जब मैं उनके पास गई थी, आई जस्ट टोल्ड हिम दैट सर, इट्स सच अ प्लेजर टू इवन बी इन द सेम स्क्वायर मीटर दैट यू आर। तो ही सेड दैट मोहिनी, ही रिमेंबर्ड माय नेम, ही सेड मोहिनी, जो आपने आज किया है, वेरी फ्यू होस्ट्स आर केपेबल ऑफ डूइंग दिस। यू पुट द प्रोग्राम फर्स्ट, थैंक यू सो मच फॉर नॉट टेकिंग more time than necessary. That's the only thing he told me. And then while going down the stage, he shook my hand. उन्होंने सामने से, he shook my hand and he said, you are a fantastic artist and person. Thank you. बस इतना, ये 4 लाइन एक्सचेंज हुई हमारे। आज शायद पता नहीं मैं याद भी हूँ या नहीं उनको, but he has a very very good way of appreciating you. सबके पर्सपेक्टिव अलग है बच्चन साहब के लिए। ट्रू। ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये मेरा, जब मैं उनसे मिली थी, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आई एम श्योर एवरीबडी हैज डिफरेंट स्टोरीज ऑफ डिफरेंट दिस थिंग, दिस इज माई एक्सपीरियंस विच आई एम वेरी हैप्पी अबाउट। कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहो जो आपको नहीं पसंद आया और रह गया आपके माइंड में? सो मैं नाम नहीं लूंगी। नाम नहीं चाहिए, है ना, कि वो एक्सपीरियंस इसलिए चाहिए क्योंकि आज वो इंसान शायद दुनिया में भी नहीं है। ट्रू, दे आर नो मोर। हमें नाम नहीं चाहिए, पर ये वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरव्यूज था। इट वाज वन ऑफ माय फर्स्ट इंटरव्यूज, वेरी सीनियर आर्टिस्ट, बहुत ही सीनियर, जिनको मिलने के लिए लोग ऐसे बहुत ही आतुर हो जाएं। तो मेरे घर पे एक नियम है, एक रूल है कि मैं कहीं अकेली नहीं जाती हूँ इंटरव्यूज़ के लिए। अगर होटल बुलाया होता है आर्टिस्ट ने, तो यूजुअली मेरे साथ 2 लोग तो होते ही हैं, एक मेरे ऑफिस से, एक मेरे कोई घर से। नाउ आई नेवर अंडरस्टूड दैट एज अ 19-year-old, एज अ 19-20-year-old। मेरा पहला इंटरव्यू था, मेरे साथ कोई आने वाला नहीं था। आई वॉज गेटिंग लेट। मेरी बहन, छोटी बहन को भेजा था। अभी छोटी बहन बड़ी बहन को हमेशा पसंद आती नहीं है जब वो स्टेज में अप होते हो, क्योंकि उसको पीछे पीछे घूमना होता है आपके। माई सिस्टर इज़ द लव ऑफ माई लाइफ, ऐसा कह सकते हैं अभी। एंड दैट डे शी वॉज विथ मी, सो इंटरव्यू लेना था। आई वॉज वेरी कॉन्शियस दैट शी इज़ देयर, पर लकीली वो आर्टिस्ट जो थे, उनका कुछ अलग मिजाज रहा होगा, उनका जो बिहेवियर था, उनकी जो वे ऑफ बिहेवियर था, वो मुझे नहीं पसंद आया था उस दिन। एंड आई वॉज़ वेरी हैप्पी कि मेरी मॉम ने ये रूल रखा था कि अकेले नहीं जाना है, क्योंकि यूजुअली होटल के रेस्टोरेंट या होटल के कॉन्फ्रेंस रूम में इंटरव्यू होगा, रूम में बहुत कम होता है। सो सबसे पहले तो वो मेरे लिए एक सरप्राइज़ था। एंड आई वॉज नॉट ट्रेन्ड टू हैंडल एनी सिचुएशन बिकॉज आई वॉज अ 20-year-old यार। And luckily my company is also very Radio Mirchi is very clear about safety guidelines. तो संडे था, फिर भी एटलीस्ट माई जो मिर्ची गाड़ी और ड्राइवर है वो तो थे ही अवेलेबल। सो आई हैड 2 बैकअप्स, माई बहन विथ मी एंड फ्रॉम माई, एंड दैट्स वाई आई कुड वेरी ब्रेवली फिनिश द इंटरव्यू एंड नॉट बी इंटिमिडेटेड बाय द होल वाइब ऑफ द वाइब। ऐसा कुछ डरावना या
इतना कुछ बोलने लायक नहीं था, पर एज अ वुमन आई अंडरस्टैंड द वाइब। हाँ, एज अ वुमन आई नो कि अगर मैं अकेली होती तो शायद ये वाइब ज़्यादा प्रोनाउंस्ड होती। कुछ होता नहीं क्योंकि इतने सीनियर कलाकार हैं तो वो कुछ भी नहीं करेंगे, पर फिर भी वो डिस्कम्फर्ट या वो एक्सपीरियंस जो होता है ना, वो आपको थोड़ा सा हिला देता है। तो वो मेरे लिए एक बहुत ही डिफ़िकल्ट पॉइंट था, एंड आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैड अ बैकअप फ्रॉम माई कंपनी, आई हैड अ बैकअप फ्रॉम माई फैमिली। ये बहुत ज़रूरी है। प्रोफेशनली लोग, बहुत सारी कंपनीज होती हैं जो विमेन सेफ्टी को आज भी सीरियसली नहीं लेती हैं, बट लकीली आई हैड दैट 17 years ago, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट कि मेरा वो डरावना एक्सपीरियंस भी लेवल आउट हो गया। लेवल आउट हो गया। अब मेरे पास आपके लिए एक रैपिड फायर है। हाँ, ठीक है। आ जाओ करण जौहर। आज कॉफी नहीं है बस हमारे पास क्योंकि आपने मना किया है। यस यस, आई डोंट ड्रिंक टी कॉफी ड्यूरिंग द डे। नहीं, ऐसे थ्रोट का कुछ नहीं है। मैं वैसे भी बिना कैफीन के अच्छी एनर्जी में होती हूँ। ना, पर वो मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। मेरे लिए तो नहीं है, मेरा तो नॉर्मल है engine- मेरे लिए। मेरा इंजन चालू ही नहीं होता है चाय के बगैर, और डीजल इंजन है मेरा। अरे क्या बात है, आपका ईवी है तो मेरा ईवी है, बिना किसी चीज के हो जाता है। चल जाता है। ठीक है। सो पहला क्वेश्चन है, एक वर्ड में आपको आंसर करना है जिसमें आपको आई विल ट्राई। जितना आप जैसा आपको करना है। फेवरेट डेस्टिनेशन, माउंटेन्स और बीच? माउंटेन्स, ऑफ कोर्स। और कौन सी जगह माउंटेन्स में? स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। आप आपने विजिट किया है, कैसा लगा था? 2 बार। बहुत जैसा इमेजिन करता है वैसा ही है। यस, एब्सोल्युटली। 10 बार जाओगे तो भी कम पड़ेगा मेरे हिसाब से। नॉट एज अ टूरिस्ट, गो एज अ लोकल। ट्रू। क्या फर्क है दोनों में? एज अ टूरिस्ट एंड एंड लोकल जमीन आसमान का। टूरिस्ट के दौर पे जाओगे तो वो माउंटेन्स देखोगे ही नहीं जो स्विट्जरलैंड है। लोकल के दौर पे जाओगे तो वहीं जाओगे जहाँ पे उसकी एक्चुअल ब्यूटी है, एक्चुअल खाना है, एक्चुअल उसका एसेंस जो है। हर एक देश का अपना एसेंस होता है। यू शुड ट्राई एंड लिव दैट एसेंस एंड नॉट जस्ट गो देयर बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। वी हैव गॉटन सो मच इनटू दैट फोटो कल्चर। हमको वो फोटो ही चाहिए होता। अरे लिव द एक्सपीरियंस। ट्रू। जो फोटो शायद नहीं देंगे आपको, वो आप वो लेंस से ही दुनिया को देखोगे। इससे अच्छा दोनों आंखें खोल के देखो ना यार। ट्रू। ओके। आपको कपड़ों में क्या पहनना पसंद है, इंडियन या वेस्टर्न? दोनों अच्छा दे दो। और ज्यादा? दोनों इक्वली। इक्वली। आई लव वेयरिंग गुड कंफर्टेबल क्लोथ्स। कैसे टाइप की मूवीज आपको पसंद है? हॉरर के अलावा कुछ भी दे दो। हॉरर नहीं पसंद है। हॉरर में मैं ऐसे मैं भी ये चीज सोचता हूँ कि डरने के लिए क्यों देखना, कि पता है पहले ही डरने वाला है। नहीं, कुछ लोग डरते ही नहीं है। हाँ, मेरे ऐसे- पार्टनर को ही लव्स हॉरर। मैं जब नहीं होती हूँ तो वो हॉरर ही देखते हैं, वरना बोलते हैं कि मैं हॉरर जीता हूँ। One word that defines Mohini. एनर्जी, पॉजिटिव, गुड वाइब्स, गुड वाइब, Good vibes. Good vibes only. गुड वाइब्स ओनली। Best thing about being an RJ. बेस्ट थिंग अबाउट बीइंग जो हमने पहले पूछा ना, उसके बाद में जो आपने नहीं बताया वो। बीइंग एन आरजे, वन वे ट्रैफिक होता है। आप बोलो, लोग सुनेंगे। सामने वाला नहीं बोल पाएगा। पर आपको कभी भी बंद कर सकता है। वो उसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। कभी भी स्विच ऑफ कर दिया, बंद हो गया, खत्म काम। अगर रेडियो आपकी लाइफ में नहीं आया होता तो आप किस फील्ड में आगे होता? आर्कियोलॉजी एंड एंशिएंट हिस्ट्री। What is the importance of your parents? They are my universe. I am just a planet. वाह। What is Baroda for RJ Mohini? क्योंकि पूरे बड़ौदा ने आपकी आवाज सुनी है। घर है मेरा, और उससे बड़ी कोई चीज नहीं होती है। कर्म भूमि है मेरी, जन्म भूमि नहीं है, पर कर्म भूमि है मेरी। That will always remain close to my heart. मेरा एक सवाल है जो आने वाले आरजेस हैं। आपने 18 साल बिताए हैं और मैं चाहता हूँ कि और भी जितने साल है वो आप बिताओ, क्योंकि लोग सुने और अपने परसेप्शन भी तोड़े मेरी तरह। तो उनके लिए कोई एक ऐसी सीख जो आप अपने एक्सपीरियंस से बताना चाहोगे कि ये गलतियाँ मत करना और ये चीज़ें करते रहना तो आप
आगे बढ़ जाओ। अपनी गलतियां करो यार, मस्ती से करो क्योंकि उसी में से सीखोगे। और एक चीज़ है जो मैंने, शायद दो चीज़ें हैं। एक तो डोंट ट्राई टू कॉपी एनीबडी, बिकॉज एनी आर्टिस्ट, वो चाहे आरजे ले लो, थिएटर आर्टिस्ट, कोई भी ले लो, आप खुद जो हो ना, वो अगर आप बाहर लेकर आओगे तो सक्सेस आपकी है। वो चाहे सोशल मीडिया हो, रेडियो हो, एनीथिंग। आप सोशल मीडिया पे देखो, जो इंसान अंदर होता है वो ही दिखाता है तो सक्सेसफुल हो जाता है। अल्टीमेटली वही होता है। हाँ, फैशन ब्लॉगर्स, फूड ब्लॉगर्स अलग बात हो जाती है, वो कैसे इंसान है वो हमें पता नहीं होता है। आई एम टॉकिंग अबाउट जेन्युइन, यू नो, कंटेंट क्रिएटर्स वगैरह। जो हो वो दिखाओ, जितनी ऑनेस्टी रखोगे उतना आपके लिए एफर्ट कम होगा। That is one thing. The second thing is research and knowledge. There is no shortcut to it. You have to have a lot of knowledge. You have to have a lot of research. आजकल what happens because of the social media, हम लोग कीबोर्ड एक्टिविस्ट बन गए हैं, तो हमको हर चीज़ के लिए ओपिनियन देना होता है। हम सोचते नहीं हैं, ओपिनियन पहले दे देते हैं। हम वेल इन्फॉर्म नहीं होते हैं। मैं खुद इंक्लूडेड हूँ इसमें। 18 साल डजंट मैटर if your mindset is not about opinion or knowledge and research. तो फर्स्ट नो what you're talking about, especially on grave topics, serious topics. अगर आप women safety के बारे में बात कर रहे हो तो अपना ओपिनियन फड़क करके देने से पहले थोड़ा सोच के, समझ के, टॉपिक को जान के फिर एक इन्फॉर्म्ड ओपिनियन बिल्ड करो। और तब जाके, बिकॉज यू आर अ पब्लिक फिगर, वॉट यू से लैक्स ऑफ पीपल हियर एवरी सिंगल डे। आप न्यूज़ रीडर नहीं हो, आपका ओपिनियन मैटर करता है, क्योंकि आप किसी इंसान को मेंटली उनके ओपिनियन चेंज करने पे मजबूर कर सकते हो। आप हर रोज़ उससे बात कर रहे हो, शायद उसका दोस्त भी उससे हर रोज़ बात नहीं कर रहा है। तो आप जब कोई ओपिनियन रखो तो बहुत ही दोनों साइड्स को कंसिडर करके ओपिनियन रखो, और फिर भी सामने वाले इंसान को एक ओपन माइंड डेवलप करने का ट्रेनिंग एक आरजे ही दे सकता है कि कीप योर माइंड ओपन। दिस इज़ व्हाट आई फील। व्हाट डू यू फील? थिंक अबाउट इट। सो आई फील कि आरजेस बहुत मैं भी कई बार ये भूल कर देती हूँ, मैं खुद कर देती हूँ, तो आई एम श्योर अदर्स भी करते होंगे। हम लोग फट करके बोल देते हैं ये ऐसा है, ये वैसा है, ये ऐसा है, जैसे न्यूज़ में होता है, ये ऐसा है, ये इन्होंने ऐसे किया, इन्होंने वैसे किया। ऐसे नहीं होता है। तो और सारे केस से मेरा ये सवाल होता है कि आरजे मोहिनी को क्या अनकॉमन बनाता है? अपने सेल्फ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर आपको क्या लगता है कि जो जर्नी आपने यहाँ तक जी और आगे और भी एक एक्चुअली मैं तो बड़ी कॉमन हूँ, अनकॉमन है ही नहीं मुझ में। नहीं आई फील आई एम वेरी हैप्पी बीइंग कॉमन, बिकॉज बीइंग कॉमन इज अनकॉमन. Everybody wants to be somebody. Everybody wants to be very unique. Even I want to be unique. But at the same point in time, I feel I'm very normal. And I'm happy being that. अगर मेरे को कोई कभी, जैसे मैं कल कहीं गई थी तो मैं वहाँ की स्पेशल गेस्ट नहीं थी. I was just an audience out there. क्योंकि मुझे वो चीज़ अच्छी लगती है तो मैं गई थी. पर कुछ लोग मुझे पहचानते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने बड़े प्यार से आवाज़ दी एंड दे हैड टू अनाउंस कि ओके आरजे मोहिनी इज़ हियर, ऑल दैट. I don't enjoy the limelight. I am very happy being in my own happy zone, doing things which will hopefully impact and make a better world. There are so many people doing such great things. I get inspired by them. I think maybe what makes me uncommon now that you ask, ये बहुत गहरा सवाल पूछ दिया यार. अब इसका जवाब ढूंढते ढूंढते मुझे दिनों लग जाएंगे, because now I will have to figure out what makes me uncommon and work on that now. I don't know. Okay, what makes me uncommon? Maybe my enthusiasm for life. कि जो मुझे मेरे मॉम से मिलता है, वो जीने की जो एक जेस्ट फॉर लाइफ जिसको बोलते हैं ना, शौक होने जीवन में. नॉट लाइक कि मुझे ईयरिंग्स के शौक है, ऐसे नहीं. वो जो लाइफ में हर एक अच्छी चीज़ सीख के एंजॉय करके, जैसे आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर, नॉलेज, और लोगों के साथ ये नॉलेज बांटना. आई थिंक दैट फीलिंग दैट आई वांट टू गेट द बेस्ट फ्रॉम द वर्ल्ड एंड be the best I can be, maybe that sentiment makes me uncommon. Maybe. But I'm going to find an answer to this. Thank you for asking the question. Most welcome. I'm sorry if I couldn't give you the नहीं. most satisfactory answer. नहीं.
जो आंसर था वो आपका था और हमें वही चाहिए जो आपके मन का था। थैंक यू सो मच हमारे लिए टाइम निकालने के लिए और ये कॉन्वर्जेसन करने के लिए, ऐसी बातें शेयर करने के लिए जो अभी तक आपने नहीं की है ज़्यादा ऑनलाइन। और आपको मज़ा आया, अच्छा लगा, क्योंकि जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं तो भाई डरा हुआ था। अभी आपको नहीं डर लगा ना? ऐसा कुछ डरने लायक नहीं था ना? क्यों? हाँ, मैं बताऊंगा आपका जो एक अनकॉमन, क्योंकि ये पहली बार हम मिले हैं, ठीक है, जो मेरे हिसाब से जो आपको अनकॉमन बनाता है वो सामने वाले को जो आप कंफर्ट करवाते हो। वो तो बेसिक है ना? नहीं, बेसिक है, पर लोग कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं कर पाते हैं और मुझे वो चीज़ लगी, तो वो हमारे बीच में कॉमन है। यू ऑल्सो मेड मी फील वेरी कंफर्टेबल। आई थैंक यू फॉर दैट। थैंक यू I think I had a great time. Thank you so much. कोई डरने वाली बात है ही नहीं. Yeah, you're a pro at this. So I wish you all the best. Thank you so I wish कि आपका podcast बहुत अच्छा करे, आप लोगों तक अच्छी बातें पहुंचा पाओ. थैंक यू।